दोस्तों एलटी ग्रेड में जो जीएस का सिलेबस है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास भी शामिल है। आधुनिक भारत के इतिहास में ही आपका भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन भी आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपका ये जो चैप्टर है यानी कि इंडियन हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप भले ही एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हों, लेकिन ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है इससे सभी को फ़ायदा मिलने वाला है। यानी कि वो लोग भी जो लोग यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो पीसीएस देना चाहते हैं, या फिर लोअर पीसीएस आगे देंगे, या फिर कोई भी परीक्षा हो, तो समान रूप से यह जो सीरीज चलेगी सभी के लिए उपयोगी रहेगी। अगर आप भारतीय इतिहास को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इतिहास की जो क्रोनोलॉजी है, कालानुक्रम, ये आपको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। तो क्योंकि यह आपकी पहली क्लास है तो इस क्लास में हम क्रोनोलॉजी को यानी कि जो आपका कालानुक्रम है, काल का अनुक्रम है, उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ताकि आगे जब चीज़ें आपको बताई जाएं, जब घटनाएं आपके सामने आएँ तो उन्हें आप रिलेट कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो जो भारतीय इतिहास है उसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आता है आपका प्राचीन भारत, फिर आता है आपका मध्यकालीन भारत और फिर आता है आपका आधुनिक भारत। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो अगर आप इसको देखें तो इसमें आप 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक का जो आपका कालखंड है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक का इतिहास है, इसे प्राचीन इतिहास के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इसके बाद 712 से लेकर 1707 तक आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 712 से लेकर 1707 तक, यानी कि अरबों का जो आगमन हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम का आगमन हुआ था, तब से शुरू करके और औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, तब तक का जो इतिहास है वो मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और फिर बात करें तो 1707 से लेकर अब तक का जो इतिहास है ये आधुनिक भारत में पूछा जाता है। लेकिन आपने देखा है कि 1707 के बाद इतिहास जो है काफ़ी लंबा हो गया है। पहले तो इसे माना जाता था कि 1947 तक ही, लेकिन फिर ये खंड जो था वो बढ़ता चला गया है और इसमें अब तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। कभी कभी तो ये तय करना मुश्किल होता है कि जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो हिस्ट्री का बनेगा या फिर आपका करंट अफेयर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमने समझ लिया भारतीय इतिहास का जो मेन 3 कालखंड है, मुख्य 3 कालखंड है उसके बारे में। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा जो भारतीय इतिहास है इससे भी ज़्यादा बड़ा है, इससे भी ज़्यादा विस्तृत है। यानी कि हम बात करें तो जो हमारा लिखित इतिहास है, प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन होते हुए आधुनिक भारत तक का जो इतिहास है ये लिखित रूप में हमें प्राप्त होता है। इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इन घटनाओं का वर्णन विभिन्न किताबों में प्राप्त होता है। तो ये लिखित इतिहास आपका हो गया। लेकिन आपको पता है समय तो अनंत है, तो इस लिखित इतिहास के पहले भी इस दुनिया में बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, बहुत कुछ बीत चुका है। तो ऐसी घटनाओं का अध्ययन भी हम करते हैं इतिहास के ही अंतर्गत, लेकिन उनको जो कालखंड और समय के हिसाब से नाम जो है अलग अलग दिया जाता है। जैसे कि बात करें तो यहाँ पर आपको पाषाण काल भी पढ़ना पड़ेगा। पाषाण काल में अगर देखेंगे तो फिर वहाँ पर तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल, ये 3 कालखंड हैं, लेकिन इन तीनों को मिलाकर हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल सीबीएसई वाले समझ लें, इसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम। ठीक है, प्री हिस्टोरिक मतलब इतिहास के पहले का समय, ये जब हमें केवल यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, अनुमान लगाया जाता है कि जीवन कैसा रहा होगा। कंदराओं में रहता हुआ आदिमानव, उसके बाद धीरे धीरे पत्थर और आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, तमाम खोजें, कृषि का आविष्कार, पशुओं का पालन और कैसी ज़िंदगी रही होगी। तो ये सब पढ़ते हैं हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। इसमें आप प्री हिस्टोरिक टाइम के अंतर्गत 3 कालखंडों में बांटा गया है। आगे मैं आपको बताता हूँ, पहले ये समझिए कि जो अब तक भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल माने जाते हैं। तो इन्हें ये नाम क्यों दिया गया? प्रागैतिहासिक मतलब
प्री हिस्टोरिक मतलब इतिहास से पहले का समय। इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं होती है, कोई भी जानकारी लिखित रिटन में हमें नहीं मिलती है, इसलिए कहा जाता है इसे प्री हिस्टोरिक। ठीक है, रिटन में कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके बाद का जो समय था, जिसको आप कहेंगे प्रोटो हिस्टोरिक या फिर प्रोटो हिस्ट्री आप कहते हैं, इसमें आपको रिटन में चीज़ें प्राप्त हुई हैं, हमें लिपियाँ प्राप्त हुई हैं, लेकिन उन्हें अभी तक हम पढ़ नहीं सके। तो ये हमारी अक्षमता रही अभी तक कि एआई के आने के बाद भी हम इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम इसे पढ़ नहीं सके हैं। यानी कि इनके लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इनको नाम दे दिया गया है प्रोटो हिस्ट्री या फिर प्रोटो हिस्टोरिक टाइम या पीरियड। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री, इसको जो है दो खंडों में हमने बांट रखा है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहते हैं कि 2500 बीसी यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है इसे हम कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो समय है इसे हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। तो जो आपकी ये प्रोटो हिस्ट्री है इसको दो खंडों में बांट दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में 2500 से लेकर 1000 बीसी और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी क्रमशः। समझ गए आप ना। इसके बाद का जो समय है 600 बीसी से जो समय स्टार्ट होता है, 600 बीसी से जो समय स्टार्ट होता है, इसका रिटन में हमें साक्ष्य भी मिलता है जिसे हम पढ़ भी सकते हैं और उसे लिख भी रहे हैं। तो ये चीज़ जब हम इसे पढ़ सके हैं तो यहीं से हमने इतिहास की शुरुआत मान ली है। अब इसे कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, यानी कि ऐतिहासिक काल। बातें समझ में आ रही होंगी आपके अच्छे तरीके से। कहीं पर कोई भी डाउट है आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपकी जो डाउट्स हैं उनको हम और भी अच्छे से दूर कर सकें, और आपका जो पहला कमेंट है ना उसको चेक करना, वहाँ पर मैं आपके सारे डाउट को आंसर करूँगा। तो फ्रेंड्स बात करें अगर ऐतिहासिक काल के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर कि जो हमारा भारतीय इतिहास है इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास 600 बीसी से लेकर 712 ईस्वी तक, मध्यकालीन इतिहास 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक, और आधुनिक भारत यानी कि 1707 के बाद का जो इतिहास है इसे आधुनिक भारत के रूप में जाना जाता है, आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में जाना जाता है। समझ गए इतनी बात। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका इतिहास है, प्राचीन मध्य और आधुनिक भारत का जो इतिहास है, तो समय खंड तो हमने देख लिया, लेकिन कौन कौन सी घटनाएं हैं जो कि प्राचीन में आएंगी, कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनको हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे, कौन कौन सी घटनाएं आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो ये आपका कालखंड है 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक के बीच का, यानी कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है या प्राचीन इतिहास जो है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में, जो आपके 16 महाजनपद हैं। मगध राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगध राज्य में जो हर्यक वंश है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद क्रम से आगे बढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग मौर्य वंश के बारे में, मौर्यों के बाद का जो वंश है मौर्योत्तर और दक्षिण भारत का जो इतिहास है, गुप्त वंश, गुप्त वंश के बाद का इतिहास और हर्षवर्धन तक, इतना जो आपका इतिहास है, यानी कि महाजनपद, मगध, मौर्य, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत, गुप्त वंश और गुप्त वंश के बाद से लेकर हर्षवर्धन तक, हम सब कुछ पढ़ते हैं 600 बीसी से लेकर 712 एडी के बीच में प्राचीन इतिहास के रूप में। दोस्तों बात करें यहाँ पर अगर मध्यकालीन इतिहास मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, जिसकी शुरुआत होती है 712 ईस्वी से, जब अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ। 1707 एडी के बीच, यानी कि 1707 ईस्वी जब औरंगजेब का निधन हुआ, दोनों के बीच का जो इतिहास है इसे कहेंगे आप मेडिवल हिस्ट्री। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप? तो दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। ठीक है, इसके बाद देखो इसको भी हमने ना 2 भागों में बांट रखा है। एक तो आपका हो जाएगा पूर्व मध्यकाल, यानी कि जो आपकी ये मेडिवल हिस्ट्री है इसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल में क्या क्या है, ये 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक का जो इतिहास है इसे ही पूर्व मध्यकाल के इतिहास में रखा जाता है। और इस कालखंड में क्या क्या पढ़ेंगे आप? पाल वंश के बारे में, प्रतिहारों के बारे में, चालुक्य वंश, चेर वंश, चोल वंश,
पांड्य वंश, पल्लव और अन्य वंश के बारे में 13वीं शताब्दी तक। और बात करें अगर उत्तर मध्यकाल के बारे में, तो यह शुरू होगा आपका समय 13वीं शताब्दी से और चलेगा 18वीं शताब्दी ईस्वी तक। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, राजपूत वंश, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश, फिर विजयनगर, मराठा और दक्षिण भारत का इतिहास। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं किसमें, मध्यकालीन इतिहास, मेडुअल हिस्ट्री में। अब दोस्तों बात करें अगर आधुनिक इतिहास के बारे में, तो आपको पता है कि यूरोपियों का जब भारत में आगमन शुरू हुआ था, वहीं से हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानते हैं। तो यूरोपियों का जो आगमन हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन, ये दो चीज़ें हम मिलाकर पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, और ये समय है 1707 से लेकर टिल नाउ, अब तक। ठीक है, तो समझ गए आप, यहाँ पर सारा जो इतिहास का टाइम पीरियड है, टाइम लाइन है, इसको मैंने समझाने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कई बार प्रश्न जो होता है ना, वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इसमें से ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि भारत में जो यूरोपियों का आगमन हुआ था उनका क्रम क्या था। तो क्रम के बारे में आप लोग बिल्कुल यहाँ पर समझ जाइएगा। कई बार ना इनको ऊपर नीचे करके ABCD में इसे क्या करेंगे, जंबल कर देंगे, और फिर आपसे कहेंगे कि सही क्रम बताइए। तो सही क्रम याद करना बहुत आसान है, इससे आप 4-6 बार पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली, और सबसे बाद तक यही रहे थे। इसके बाद आते हैं डच, फिर आते हैं तीसरे नंबर पर अंग्रेज। अंग्रेज़ों के साथ हमारा जो पाला है वो लंबे समय तक पड़ा है, लेकिन याद रखिएगा कि अंग्रेज तीसरे यूरोपीय थे जो कि भारत में आए थे। और इसके बाद आए थे डेनों के बाद आए थे फ्रांसीसी, सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। ठीक है, तो यहाँ पर पुर्तगाली जो आए ये कब आए थे, 1498 में आए। डच आए 1595 में। अंग्रेज़ों का आगमन हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोनों हुई थी 1600 में। फिर डेन आए थे, ये आए थे 1616 में। फ्रांसीसी आए थे 1664 में। ये समय के साथ याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ना कन्फ्यूज़न हो जाता है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, डेन, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, डेन, फ्रांसीसी। 5-7 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, डेन, फ्रांसीसी। ठीक है, ऐसे आप इसे याद रखेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले किसका आगमन हुआ था, पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। तो पुर्तगालियों के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसके बारे में भी, और जो बहुत ही शार्ट में वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बस इतना ही जान लीजिए, LT ग्रेड में हुए, UPSSC में, UPPSC में भी आपका काम चल जाएगा। तो पुर्तगालियों के बारे में समझते हैं। तो पुर्तगाली, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि 1498 में पुर्तगाली जो थे वो भारत आए। तो भारत कहाँ से आए, तो केरल के पास जो कालीकट नामक बंदरगाह था, वहीं से वास्को डिगामा 17 मई 1498 में भारत में प्रवेश करता है। 17 मई 1498 वास्को डिगामा ये भारत पहुंचा है केप ऑफ गुड होप के रास्ते। ये रास्ता था केप ऑफ गुड होप होते हुए वास्को डिगामा भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था, 17 मई 1498 में। वह कहाँ पर पहुंचा था, तो जो हमारा भारत है ना, ये भारत है, तो यहाँ जो केरल है, केरल के पास में कालीकट नामक बंदरगाह है, यहीं पर पहुंचा था वो। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ तक पहुँचने में इसकी जो हेल्प करी थी, तो ये जो आपका गुजरात है ना, गुजरात का एक नागरिक था अब्दुल मनीद ने वास्को डिगामा की यहाँ तक पहुँचने में हेल्प की थी, मदद की थी। ठीक है, तो उस समय जो केरल था, केरल कालीकट, तो राजा कौन था, जमोरियन था। जमोरियन ने बहुत ही भव्य स्वागत किया था वास्को डिगामा का, और जमोरियन और वास्को डिगामा की जो मुलाकात हुई थी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। उस समय वास्को डिगामा बहुत ही पुअर कंडीशन में था, हालत उसकी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। उसके जहाज़ जो थे वो जंग खा रहे थे, कई सारे उसके जो सहयात्री थे वो मारे गए थे। जैसे तैसे वो पहुंचा था, लेकिन जमोरियन ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया, और यहाँ आकर वास्को डिगामा ना दंग हो गया, क्योंकि सबसे पहले उसे यहाँ पर जो चीज़ें पता चली थी, जो मसाले उसने देखे थे, यहाँ पर अचार वगैरह देखकर वो इतना ज़्यादा उत्साहित हो गया था, उसे ये लगने लगा कि मतलब अगर ये जो तेल मसाले हैं, इनको डालकर हम अपनी खाद्य सामग्रियों को सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, लंबे समय तक इन्हें प्रिजर्व भी कर सकते हैं। और आपको याद रहे कि जब वास्को डिगामा भारत पहुंचा था, तो एक लंबी यात्रा उसने की थी, और उसके बहुत सारे साथी सिर्फ इसलिए मर गए थे क्योंकि उन्होंने जो खाना खाया था वो खाना ख़राब हो गया था, जहरीला भी हो गया था, तो उसको खा खा के भी लोग मर रहे थे।
खाने को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी बात थी, वो भी समुद्र में जहाँ की हवाएं बड़ी नर्म मतलब नमी युक्त रहती है ना, तो नमी के कारण जो है खाना जो होता है वो जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो वास्को डी गामा जो था ना वो 3 बार भारत आया था। पहली बार तो गया 1498 मतलब कि 1498 में जब वो वापस गया तो यहाँ से वो क्या लेके गया था, मसालों को लेके गया था, और मसालों से उसने 60 गुना फ़ायदा कमाया। अब वहाँ पर जो मसाले उसने बेचे उससे उसको 60 गुना फ़ायदा हुआ। तो डेफिनेटली इतने फ़ायदे की जो यात्रा थी उसकी अब तो आसान भी हो गई थी क्योंकि उसको रास्ता भी पता चल गया था। तो दोबारा से आया। दोबारा कब आया था? 1502 में आया था। लगभग 7 साल के बाद दोबारा आया, फिर गया। तो तीसरी बार क्या हुआ, पुर्तगालियों ने उसे गवर्नर बनाकर भेजा था। तो कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया, तो 3 बार आया। और अगर आपसे ये पूछे कि वास्को डी गामा भारत गवर्नर जनरल बनकर कब आया था, तो 1524 में वास्को डी गामा भारत आया था गवर्नर जनरल बनकर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपको कि पुर्तगालियों की जो पहली व्यापारिक कोठी बनाई गई थी वो कोचीन में बनी थी। कहाँ पर बनी थी? कोचीन में बनी थी। कब बनी थी? 1503 में बनी थी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है तो इसको बिल्कुल आप लोग रट लीजिएगा कि पुर्तगालियों की जो पहली व्यापारिक कोठी थी वो कोचीन में बनी थी। कब बनी थी? 1503 में बनी थी। 3 गवर्नर जनरल हैं पुर्तगालियों के जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और बस अगर ये 3 गवर्नर जनरल आपने याद रख लिए तो पुर्तगालियों पर कोई भी प्रश्न आएगा आप उसका उत्तर बहुत अच्छे तरीके से दे पाएंगे। 3 नाम हैं, मैं तीनों के नाम पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद इनके बारे में बात करते हैं। देखो, पहला नाम है आपका यहाँ पर अल्मेड़ा, दूसरा नाम है अल्बुकर्क, तीसरा नाम है डी कुन्हा। तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा याद रखो, पूरा नाम तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा इनका होता है ना, तो हम इसे नहीं याद कर सकते कि सत्यप्रकाश, आनंद, रवि। ठीक है, तो यहाँ पर इनका नाम क्या है, नाम में अल्मेड़ा, अल्बुकर्क और कुन्हा आप याद रखना। तो अल्मेड़ा, अल्बुकर्क, कुन्हा, ए ए के ऐसे आप थोड़ा सा बनाएंगे ना तो आपको याद रहेगा ए, ये इनके 3 सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे। तो पहला कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। दूसरा नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तीसरा नाम कौन सा है? नीनो डी कुन्हा। तो भाई साहब इनमें डी ने कॉमन हो जाता था, लगता था ये लोग डी से बड़ा प्यार करते थे। तो खैर, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, अल्मेड़ा भारत कब आया? 1505 में। अल्बुकर्क कब आया? 1509 में। और नीनो डी कुन्हा कब आया था? 1529 में। तो तीनों के जो महत्वपूर्ण काम हैं वो क्या हैं? फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा 1505 में गवर्नर जनरल बनकर आया और उसने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। ब्लू वाटर पॉलिसी, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि जो ये केरल वाला हिस्सा था ना, यहीं पर तो कोचीन भी है, तो यहाँ पर जो समुद्र में जो भी लोग गुजरते थे, या तो ये लोग उनको लूट लेते थे या फिर उनसे टैक्स लेते थे। ये थी इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी। किसने अपनाई थी? अल्मेड़ा ने। यानी कि इसने जल मार्ग पर अधिकार करने का प्रयास किया कि भाई साहब या तो आओ मत, आओ तो टैक्स दो, नहीं तो हम तुमको लूट लेंगे। ठीक। दूसरा था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये कब आया? 1509 में आया, 1515 तक रहा। इसी को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये 1509 में जब आया तो सबसे पहले इसने यहाँ पर जो गोवा था ना, गोवा को ही इसने जो है अपने राज्य में मिला लिया। तो गोवा का उसमें शासक था यूसुफ आदिल शाह, जिससे इसकी लड़ाई होती है। तिमैया नाम के एक हिंदू ने, और जो उसमें विजयनगर था, विजयनगर ने भी यहाँ पर अल्बुकर्क की हेल्प करी और अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में जीत लिया था। लंबे समय तक गोवा जो था ये इन्हीं के कब्जे में रहा, आपको पता ही है। और इसके बाद दोस्तों तीसरा जो था ये था नीनो डी कुन्हा। 1529 में आया, 1538 तक रहा। और इसने क्या किया? अभी तक यानी कि 1530 से पहले तक जो पुर्तगाली थे, इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो कोचीन हुआ करती थी। कोचीन से ही ये अपना शासन चलाते थे। लेकिन जब कुन्हा आया तो उसने 1530 में क्या किया? उसने गोवा को राजधानी बना दिया, दीव पर कब्जा कर लिया। 1535 में क्या था? दीव पर कब्जा। और 19 दिसंबर 1961 तक गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगालियों का ही कब्जा रहा था। ये भी आप याद रखिएगा। पुर्तगालियों के बारे में 2-3 फैक्ट हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं, जैसे कि शाहजहां ने 1532 में
पुर्तगालियों को हुगली से बाहर किया था, क्योंकि ये हुगली में क्या कर रहे थे, एकाधिकार जमा लिए थे, वहाँ पर व्यापार कर नहीं दे रहे थे और जो लोग भी बाहरी आते थे उन पर ये लोग अपना टैक्स वगैरह लगाते थे। तो शाहजहाँ ने 1532 में पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया। विजयनगर आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था? 3 लोग आए थे विजयनगर। तो ये थे डोमिंग पायस, दूसरा है बारबोसा, तीसरा है नूनीज। डोमिंग पायस, बारबोसा और नूनीज, ये 3 पुर्तगाली यात्री थे जो कि कहाँ पर आए थे? विजयनगर आए थे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? पुर्तगाली ही लाए थे। तंबाकू की खेती की शुरुआत भी पुर्तगालियों ने ही की थी। तो दोस्तों क्लास थोड़ी लंबी हो रही ना, तो कोई बात नहीं, ये पार्ट 1 को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हमने यहाँ पर पढ़े हैं। वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, तब आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। देखो कोई भी तथ्य होता है ना, वो 24 घंटे के बाद मात्र उसका 18% ही हमको याद रहता है और 1 सप्ताह बाद उसका मात्र 6% हमें याद रहता है। तो ज़रूरी क्या है कि अगर कोई फैक्ट आपको याद करना है तो उसे 24 घंटे में दोबारा से और 7 दिनों के बाद या 7 दिनों के अंदर उसे तीसरी बार आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये वीडियो आप सेव कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और ताकि आप इस वीडियो तक डायरेक्टली पहुंच सकें। दोबारा से ज़रूर देखिएगा, आपकी जो क्लासेज हैं लगातार चलती रहेंगी। और हाँ, रही बात ग्रुप के बारे में, तो आपको जानकारी जल्दी ही उपलब्ध करवा दी जाएगी और ग्रुप के जो नियम हैं जल्दी आपके लिए तय कर दिए जाएंगे। तो पहली क्लास है, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जितने भी आपके फ्रेंड वगैरह तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो उनको भी इस चैनल की जानकारी दे सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो आप उन तक पहुंचा दीजिएगा जिनको अच्छा लगेगा ये लेक्चर या फिर क्लास, तो वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।